रोकने की हर कोशिश को नजरअंदाज कर देती है। उसका मेल सेक्रेटरी नखरे दिखाता है और सुसाइड करने की धमकी देता है, जिसके बाद वह उसे बचाने के लिए हाई सिटी जाने पर अड़ी हुई है। उसका असिस्टेंट हॉस्पिटल के कमरे में आता है। बॉस, हमारी बात अभी भी मिस्टर शॉ से नहीं हो पा रही है। कोशिश करते रहो, कॉल करते रहो, जब तक वह फोन ना उठाए तब तक रुकना मत। सन्नाटे से भरी गैलरी में बिजी टोन गूंजती रहती है जब तक कि ऑटोमेटेड मैसेज कॉल को खत्म नहीं कर देता। उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। उसकी आंखों में छुपा हुआ डर साफ दिख रहा है। असिस्टेंट शेन ये सब साफ देख सकता है। आइवरी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। डोरियन को बचाने के लिए वे पिछले 3 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि असिस्टेंट शेन जैसा बंदा जिसे पूरी रात जागने की आदत है, उसे भी चक्कर आ रहे हैं। शायद आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए बॉस। मैं मिस्टर शॉ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहूंगा, वह सावधानी से कहता है। वैसे भी मिस्टर शॉ का नेचर बहुत शांत है। वापस जाते वक्त रास्ते में कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना और सब कुछ ठीक कर देना, जरूरत नहीं है। आइवरी अपने फोन की तरफ देखती है। सिर्फ फालतू के पुश नोटिफिकेशंस हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं। आखिरी कॉल उसके फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले की थी। हमारे प्लान्स थे, हमें उस दिन मिलकर एंगेजमेंट गिफ्ट्स चुनने थे। मैं बीती रात से ही इसका इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने उसे अपने आउटफिट की फोटो भी भेजी थी और उसकी राय मांगी थी। जब तक मैंने कॉल किया वो बोर्डिंग करने ही वाली थी, लेकिन उसका ध्यान डोरियन पर था। उसने उसके बाद फोन नहीं उठाया। मेरी तरफ से एक भी कॉल नहीं आई। ये पहली बार है जब मैं उससे इतने लंबे समय तक बात किए बिना रहा हूँ। उसे लगता है कि मुझे जलन होनी चाहिए, मुझे इस बात का बुरा लगना चाहिए कि वह मुझे अकेला छोड़ गई। उस एंगेजमेंट बैंक्वेट को छोड़ दिया जिसका मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अचानक आइवरी को एक अजीब सा डर महसूस होता है। उसकी उंगली काफी देर तक मेरे नाम पर टिकी रहती है। वह कॉल का बटन दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह जानती है कि इस बार उसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन डोरियन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह यूं ही बैठकर सब कुछ देखते हुए चुप नहीं रह सकी। आखिरकार ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। उसे लगता है कि मैं उसकी बात समझूंगा। हमेशा से ऐसा ही तो होता आया है। मैंने कभी डोरियन के साथ किसी चीज के लिए कंपटीशन नहीं किया। किया है क्या? तभी उसके असिस्टेंट को फैमिली एस्टेट से खबर मिलती है। मिसेस पाई ने अब्रॉड वैकेशन पर जाने का फैसला किया है। जो फैमिली मेंबर्स एंगेजमेंट बैंक्वेट में आने वाले थे, वे शायद अब नहीं आएंगे। आइवरी हैरान रह जाती है। ओल्ड मैन ने क्या कहा? असिस्टेंट का चेहरा उतर जाता है। कॉल हेड बटलर की तरफ से आया था। उसने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन बटलर ओल्ड मास्टर पाई का राइट हैंड और उनका खास आदमी है। अगर बात उसकी तरफ से आई है तो इसका मतलब है कि ओल्ड मास्टर ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। देखा जाए तो आइवरी सिर्फ एक इल्लीगल बेटी है। सालों से मेरी फैमिली के सपोर्ट से उसने पाई फैमिली के बाकी बच्चों को पीछे छोड़ दिया है और पायर्स के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। मिसेस पाई इस बात को लेकर काफी समय से जल रही थी। अब्रॉड वैकेशन? हाँ, बिल्कुल। ये शॉ फैमिली को नीचा दिखाने और मेरे और आइवरी के बीच दूरी पैदा करने की एक सोची समझी चाल के अलावा कुछ नहीं है। असिस्टेंट शैन एक ठंडी आह भरता है। उसे वाकई मेरे लिए बुरा लग रहा है। एंगेजमेंट बैंक्वेट के दिन मंगेतर की पूरी फैमिली ही गायब हो जाए। पूरे जिंग सिटी में आपको ऐसा दूसरा केस नहीं मिलेगा। आइवरी काफी देर तक चुप रहती है। मेरी फ्लाइट चेंज करो। मैं बैंक्वेट के दिन तक जिंग सिटी वापस पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। इस बीच हेवन, मेरी लास्ट मिनट एंगेजमेंट पार्टनर, जिंग सिटी में सू फैमिली एस्टेट पहुंची है। वह ग्रैंडमा सू से मिलने आई है, जो उसके कदम रखते ही सवालों की बौछार कर देती है। असिस्टेंट जियांग कहाँ है? हेवन अपनी नजरें चुराती है। पिछले कुछ सालों में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई है कि हेवन को लड़कियां पसंद हैं। यहाँ तक कि सू फैमिली ने भी इसे सच मान लिया है। ग्रैंडमा, जिन्हें रोमांटिक नॉवेल्स का बहुत शौक है, इस बात पर किसी से भी ज्यादा यकीन करती हैं। उन्होंने तो असिस्टेंट जांग को अपनी पोती का फ्यूचर पार्टनर ही मान लिया था, वह भी इतने अजीब उत्साह के साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसके भले के लिए सोच रही हूँ? तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ अगर असिस्टेंट जियांग ने तुम्हें कभी डंप कर दिया तो तुम ही बैठकर रोगी। हेवन सिर्फ एक गहरी सांस लेकर रह जाती है। ट्रेंडी दादी होने का मतलब है कि उन्होंने हर तरह के नए वर्ड्स सीख लिए हैं। हेवन अपने माथे को पकड़ती है। दादी, वह सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। आपको ये फालतू के नॉवेल्स पढ़ना बंद करना चाहिए। ग्रैंडमा और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वह दिन रात तुम्हारे साथ रहती है और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम मेरे लिए किसी को घर कब लाओगी? इस मोड़ पर अगर वो कोई लड़की भी होती तो सू फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेती। हेवन एक बड़ा धमाका करती है। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने डेटिंग का स्टेप स्किप कर दिया है। मैं सीधे एंगेजमेंट करने जा रही हूँ। मैं आज खास तौर पर आप सबको यही बताने घर आई हूँ। ग्रैंडमा सू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंगेजमेंट किससे? क्या तुम्हें यहाँ मैरिज लाइसेंस मिल भी सका है? अगर असिस्टेंट जियांग नहीं है तो क्या ये एलिज है? हेवन अपना माथा पकड़ लेती है। एलिज एल्सर फैमिली की इकलौती वारिस है। वे उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। ग्रैंड माँ अपनी त्योरियां चढ़ाती हैं। क्या वे उसे हमारी फैमिली में शादी करने देंगे? हेवन सच सामने रखती है। वह एक आदमी है, शॉ फैमिली का सबसे छोटा बेटा एश्टन। हमारी 3 दिन में एंगेजमेंट होने वाली है। ग्रैंडमा सू हेवन का हाथ पकड़ती हैं और जोर से चुटकी काटती हैं। क्या दर्द हुआ? हाँ हुआ। ग्रैंडमा खुशी से झूम उठती हैं। ये कोई सपना नहीं है। मेरी पोती के आसपास एक भी आदमी नहीं भटकता था और अब सीधे पोता दामाद सामने आ गया। आखिरकार मेरा एक पोता दामाद होगा। तुमने एंगेजमेंट कब बताई?
क्या 3 दिन का समय थोड़ा जल्दी नहीं है? इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो, अभी तो दहेज भी तैयार नहीं है। नहीं, मुझे खुद जाकर स्टोर रूम चेक करना होगा। और वो एक पल में गायब हो जाती हैं। आखिरकार उन्हें पोता दामाद मिल ही गया। वह उन्हें निराश नहीं करने वाली थी, कम से कम अपनी निगरानी में तो बिल्कुल नहीं। ग्रैंडमा की एक्साइटेड झलक को गायब होते देख हेवन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। सू एस्टेट के मेन हॉल में पूरी फैमिली जमा हो जाती है। वे आपस में खुसर पुसर करते हुए शादी के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी सावधानी से बोलता है, शॉ सरनेम, आज से 3 दिन बाद कहीं यह शॉ प्रॉपर्टीज का यंग मास्टर तो नहीं है? अंकल सू फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस को संभालते हैं, इसलिए यह अंदाजा लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं कौन हूँ। फिर अचानक उन्हें कुछ समझ आता है और वे बोल पड़ते हैं, रुको, मुझे लगा था कि शॉ फैमिली का रिश्ता पाई फैमिली की उस लड़की के साथ तय हुआ है। क्या तुमने किसी और का मंगेतर चुरा लिया है? अब सू फैमिली पाई फैमिली से डरती तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का आदमी छीनना थोड़ा ओछा काम है ना? क्या बकवास है? ग्रैंडमा सू तुरंत डांटती हैं, तुम्हें लगता है कि हेवन कोई गुंडी है जो सड़क से किसी भी आदमी को उठाकर ले आएगी? अंकल सू पीछे हट जाते हैं, बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। छीनने की बात किसने की? हेवन अपनी कुर्सी पर बेफिक्र होकर टेक लगाती है। उसके होठों पर एक केयरफ्री स्माइल है। इसे कहते हैं जो मुझे चाहिए उसे हासिल करना। बिल्कुल सही, हासिल करना। ग्रैंडमा खुशी से चमक उठती हैं, तो आखिरकार कोई हमारी लड़की के लिए आ ही गया। मैंने तुम सबको यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और तरीकों में कोई कमी नहीं रखनी है। पूरी लिस्ट चेक करो, जो भी कमी हो उसे अभी पूरा करो। ग्रैंडमा के हुक्म पर पूरा एस्टेट काम में जुट जाता है। सू फैमिली दहेज की लिस्ट खंगालने लगती है। अंकल सू सबसे पहले बोलते हैं, इस लिस्ट में कोई ओवरसीज प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? फ्रांस में मेरा एक वाइनयार्ड है जो न्यूलीवेड्स के हनीमून के लिए परफेक्ट रहेगा। आंट सू तुरंत बीच में कूदती है, मैंने अभी ऑक्शन में एंटिक ज्वेलरी के कुछ सेट्स खरीदे हैं, उन्हें भी जोड़ दो। अंकल सू हाथ हिलाते हैं, वह स्पोर्ट्स कार सीरीज 5 कलर्स में आती है, जो भी कलर मिसिंग हो उसे लिस्ट में भर दो। देखते ही देखते सू फैमिली की दहेज की लिस्ट टेबल पर ऐसे जमा हो जाती है जैसे पैसों की कोई वैल्यू ही ना हो। ग्रैंडमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मुस्कुराते हुए सिर हिलाती रहती हैं। जब डिस्कशन खत्म होता है तो फैमिली के मेंबर्स एक एक करके एस्टेट से बाहर निकलने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा सू नोटिस करती हैं कि उनकी पोती थोड़ी अलग लग रही है। हेवन की उंगलियां उसकी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट से खेल रही हैं और उसके होठों पर रुक रुक कर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। दादी, मैंने एश्टन से कहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए एंगेजमेंट जल्दी में की जा रही है, तो मेरी पोल मत खोल देना मेरी चालाक पोती। ग्रैंडमा नाटक करते हुए गुस्सा होने की एक्टिंग करती है। अपनी ही दादी को ढाल की तरह यूज कर रही हो। अगर आप कुछ नहीं कहेंगी तो मैं इसे आपकी हाँ मानूंगी। हेवन हंसती है और वहां से भाग जाती है। एक हाई एंड अपार्टमेंट के अंदर एक सिल्वर बालों वाला यंग मैन गुस्से में दरवाजा धकेलता हुआ अंदर आता है। आइवरी, वो बेदर्द औरत, उसने तुम्हारी ही एंगेजमेंट के दिन तुम्हें धोखा दे दिया। मैंने तुमसे शुरुआत से कहा था कि उस औरत का कैरेक्टर सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तुम्हें तो बस उस पर और उस डोरियन पर अंधा भरोसा करना था। और डोरियन की तो बात ही मत करो। कॉलेज के दिनों में कैंपस में एक कार आइवरी को टक्कर मारने ही वाली थी कि उसने उसे धक्का दे दिया। बस इतनी सी बात। कुछ खरोंचें आई और उसकी हिम्मत देखो कि खुद को उसका लाइफ सेवर कहता है, कलाई काट लेता है। प्लीज, मैं उसके इस ड्रामे में नहीं आने वाला। तुम और आइवरी साथ बड़े हुए हो, वह तो बीच में घुस आया और अब हमदर्दी बटोरने के लिए ऐसे स्टंट्स कर रहा है। जिंग सिटी और हाई सिटी के बीच मीलों की दूरी है। अगर वह सच में ऐसा करना चाहता तो भी आइवरी कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाती। वह हर शब्द के साथ और ज्यादा भड़का जाता है। इन सालों में उसकी कार, उसका अपार्टमेंट, उसकी जॉब, यहाँ तक कि उसके भाई की जॉब, सब आइवरी ने अरेंज की। भले ही वे उसकी कितनी भी आभारी क्यों ना हो, मदद करने की भी एक लिमिट होती है। सही कहा ना एश्टन? ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की बाकी सारी औरतें गायब हो गई हैं। अगर वह तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं कर सकती तो बिना किसी गिल्ट के पीछे हट जाओ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये एंगेजमेंट तोड़ दो। मैं तुम्हारी शादी किसी बेहतर लड़की से करवा दूंगा। मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सका। शांत हो जाओ। मैं उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहता हूँ, आइवरी और डोरियन पर दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा भाई तब तक चिल्लाता रहता है जब तक उसका गला नहीं सूख जाता। फिर वो पानी का ग्लास उठाकर एक सांस में पी जाता है। तुम्हें पता है एयरपोर्ट से वापस आते वक्त मुझे कौन मिला? आइवरी के पेरेंट्स। वे पाई ट्विंस के साथ अब्रॉड वैकेशन पर निकल गए। शादी का रिश्ता तो छोड़ो, किसी छोटे मोटे फंक्शन में भी दुल्हन की पूरी फैमिली गायब नहीं होती। एश्टन, वे तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि तुम बहुत सीधे हो। वे ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। अगर तुम ये सब भी बर्दाश्त कर सकते हो तो उसके बाद तुम्हारे और आइवरी के बीच जो भी होगा मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा। मैं अपना सिर झुकाए रखा हूँ। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़े नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ कि आइवरी को अपनी लिमिट्स का अंदाजा नहीं है। घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड मेरे लिए सही मैच नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि पाई फैमिली ने बीमारी का बहाना बनाकर अब्रॉड जाने का नाटक किया है,
ये मेरे और मेरे भाई के मुंह पर एक जानबूझकर मारा गया थप्पड़ है। हमारे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। सिर्फ हम दोनों भाई ही शॉ फैमिली की विरासत को संभाल रहे हैं। यही वजह है कि मुझे इस एंगेजमेंट की और भी ज्यादा जरूरत है। मैंने सिर्फ अपनी एंगेजमेंट पार्टनर बदली है। अगर मैं एंगेजमेंट पूरी तरह से कैंसिल कर देता तो पाई फैमिली पर तो सवाल उठते ही, लेकिन मेरी भी बदनामी होती। शॉ फैमिली पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। न जाने कितने शेयर होल्डर्स हमारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को नीचे नहीं गिरने दे सका, तो आइवरी से भी बेहतर फैमिली के किसी बंदे को ढूंढना ही मेरे पास अकेला और सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये पी फैमिली के मुंह पर करारा थप्पड़ है या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रुको, क्या तुमने शादी का पार्टनर बदल दिया? मेरा भाई बिल्कुल हैरान रह जाता है। कल जिससे मेरी सगाई हो रही है वह आइवरी नहीं है, वह हेवन है, पूरे शगुन और रस्मों रिवाजों के साथ। मैं कहता हूँ वह रस्म जहाँ दोनों फैमिलीज एक साथ बैठती हैं। मेरे भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हेवन, वही हेवन जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिसने आइवरी की पूरी जवानी में अपनी चमक से उसे फीका कर दिया था, जिसके लिए वह आज भी चिढ़ती है। क्या बकवास है? क्या ये कोई रिवेंज फैंटेसी है? मेरे भाई को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। जब आइवरी को ये बात पता चलेगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में वह दिन देखूंगा जब मेरा छोटा भाई वाकई आइवरी को डंप कर देगा। चलो, कम से कम ये सब बेकार नहीं गया। एंगेजमेंट बैंक्वेट का दिन, मेबच कार के अंदर, मैं बैक सीट के बीच में बैठा खिड़की से बाहर धुंधले होते नजारों को देख रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में हेवन की फैमिली से मिलने का थॉट आते ही मेरी उंगलियां घबराहट में फोन पर कस जाती हैं। स्क्रीन की लाइट जलती है। एक फोटो में एक औरत हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। उसे ड्रिप चढ़ रही है और वो काफी कमजोर दिख रही है। मैं तुरंत आइवरी को पहचान लेता हूँ। भले ही मैंने आइवरी को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया था, फिर भी मेरी आंखों में एक हल्की सी चुभन होती है। सिर्फ इस फोटो को देखकर ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, जिससे मेरा सीना भारी और सुन्न हो जाता है। क्या हुआ? मेरा भाई मेरी तरफ झुकता है। एक नजर देखते ही वो भड़क उठता है। ये दोनों कचरे के टुकड़े, ये दोनों मर क्यों नहीं जाते? मेरा भाई मेरे हाथ से फोन छीन लेता है। फोटो को लगभग तुरंत ही डिलीट कर दिया गया और उसके बाद मैसेजेस की बाढ़ आ गई। ओह सॉरी, गलती से ये फोटो किसी और को भेजने की जगह तुम्हें चली गई एस्टन। मेरे भाई के हाथ की नसें गुस्से से तन जाती हैं। ये चालाक छोटा सांप। कुछ नहीं हुआ है, मैं आराम से कहता हूँ। उसे आइवरी चाहिए तो वो उसे अपने पास ही रखे। मैं बिना दोबारा सोचे डोरियन को ब्लॉक कर देता हूँ। वो मेरा टाइम वेस्ट करने के लायक भी नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कमरे में डोरियन को एहसास होता है कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। उसके चेहरे की घमंडी स्माइल वहीं जम जाती है। वो अब भी इस बात को समझ ही रहा होता है कि तभी दरवाजा खुलता है। असिस्टेंट शेन उसके पास आता है। सर, बॉस आज जिंक सिटी के लिए फ्लाइट ले रही हैं। प्लीज आप अपनी रिकवरी पर ध्यान दें, आपका काम किसी और को दे दिया गया है। डोरियन अपना जबड़ा भींच लेता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक से वह अपने चेहरे पर लाचारी और दुख के एक्सप्रेशंस ले आता है। आइवरी जा रही है। मैंने अपनी कलाई तक काट ली, फिर भी वो रुक नहीं रही है। तो क्या मैं कम से कम उसके साथ जिंक सिटी वापस उड़ सकता हूँ? दिल की गहराइयों में वह जानता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आइवरी ही उसके लिए सबसे बेहतरीन टिकट है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। असिस्टेंट शेन की आंखों में एक ठंडी चमक औंधती है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे इसी बात का डर था। डोरियन बॉस के एंगेजमेंट बैंक्वेट में कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा। उसने इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन डोरियन फिर भी बॉस को घसीट कर यहाँ तक ले आया। असिस्टेंट शेन खड़ा हो जाता है। तो प्लीज आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं टिकट्स बुक कर देता हूँ। डोरियन मन ही मन गालियां देता है। ये घटिया असिस्टेंट शेन हमेशा बीच में टांग अड़ाता है। चाहे डोरियन उसे मक्खन लगाने की कितनी भी कोशिश कर ले, शेन कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। बस डोरियन को एक बार बॉस का पति बनने दो। शेन सबसे पहला बंदा होगा जिसे वह नौकरी से निकालेगा। एंगेजमेंट बैंक्वेट की तरफ तेजी से जा रही कार में डायना गुस्से में उबल रही है। आइवरी, शॉ फैमिली ने इस बार हद ही पार कर दी। पिछली बार जब मैं शॉ एस्टेट गई थी तब उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की, वो कम नहीं था। कम से कम तुम और एस्टन एंगेज तो हो, एक तरह से फैमिली ही हो। आइवरी सीट से टेक लगाती है और बिना एहसास हुए सो जाती है। उसकी त्योरियां छड़ी हुई हैं। डायना उसकी तरफ मुड़कर देखती है। उसके होंठ आपस में भींच जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द का एहसास होता है, जिसे वह तुरंत दबा लेती है। एस्टन को जरूर आइवरी के साथ फिर से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। पिछले कुछ सालों में डोरियन की वजह से वो कई बार उससे बहस कर चुका है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की बात है, एस्टन खुद ही हार मान लेगा और रेंगता हुआ आइवरी के पास वापस आ जाएगा। आइवरी अपनी आंखें खोलती है। क्या इन पिछले कुछ दिनों में एस्टन ने तुमसे कांटेक्ट किया? डायना ताना मारती है। नहीं, तुम्हें तो पता ही है, मेरी और उसकी कभी नहीं बनी। आइवरी अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। वे पूरे रास्ते तेजी से गाड़ी चलाते हैं और आखिरकार होटल के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। एक शानदार मेबैक कार उनकी नजर में आती है। आइवरी अपनी त्योरियां चढ़ाती है। वो कार जानी पहचानी लग रही है। डायना का मूड खराब हो जाता है। फिर से वही हेवन। ये पूरा होटल आज के दिन के लिए बुक किया गया है। यहाँ आने जाने वाला हर बंदा
बैंक्वेट के लिए ही आया है। हेवन का शॉ फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है और न ही वो पाई फैमिली के करीब है। वो यहाँ क्या कर रही है? और वो किसी आदमी के हाथ में हाथ डाले खड़ी है। क्या उसे लड़कियां पसंद नहीं थीं? आइवरी एक गहरी सांस लेती है और खिड़की के बाहर देखती है। हेवन अपने बगल में खड़े आदमी के हाथ में हाथ डाले बड़े आराम से घूम रही है। आइवरी को सिर्फ उन दोनों की पीछे से परछाई दिखती है। आगे बढ़ रहे उन दो फिगर्स को हाथ में हाथ डाले देकर आइवरी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह तेजी से कार से बाहर निकलती है और होटल के अंदर भागती है। बैंक्वेट के मेन फ्लावर्स बदल दिए गए हैं। वे सफेद गुलाब नहीं है जो उसे पसंद है। आइवरी का दिल ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती नीचे खींच रहा हो। उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, मैम, मैं क्या आपसे टाइम समझने में कोई गलती हो गई? एंगेजमेंट बैंक्वेट तो पहले ही खत्म हो चुका है। वे अंदर सफाई कर रहे हैं। अपनी जॉब के इतने सालों में वह खुद हैरान है। ये पहली बार है जब उसने किसी को दोपहर के 2 बजे के बाद एंगेजमेंट बैंक्वेट के लिए आते देखा है। आइवरी अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लेती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। असिस्टेंट शेन आगे बढ़ता है, टाइम को देखते हुए। बैंक्वेट वाकई में खत्म हो चुका है। शायद हमें पहले वापस चलना चाहिए। आइवरी नहीं जानती क्यों, लेकिन पूरे दिन उसके सीने में उठ रहा डर अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। वह दरवाजों को धक्का देकर खोलती है। बैंक्वेट हॉल पूरा खाली है। हर एक गेस्ट काफी पहले ही जा चुका है। पूरे वेन्यू पर गहरे लाल रंग के गुलाबों की चादर बिछी हुई है जो एक ग्रैंड फेयरवेल